आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। इसके पहले अचानक ब्लास्ट हुआ और मैं एकदम उड़ गया। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें बचने का कोई चांस नहीं है। 2 लीटर से भी कम ब्लड था बॉडी के अंदर में, मगर गवर्नमेंट की ओर से जीरो पेमेंट रिसीव्ड हुआ है और गवर्नमेंट की ओर से जो सपोर्ट होना चाहिए वो भी कुछ हुआ नहीं है। 12 मार्च 1993 मुंबई का वो काला दिन जो मुंबई में लगातार एक के बाद एक 13 जगहों पे बम ब्लास्ट हुआ था। कीर्ति अजमेरा जी उस समय पे उस घटना में उपस्थित थे, बम ब्लास्ट के चपेट में आए थे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि कौन सा बम ब्लास्ट एक के बाद एक 13 बम ब्लास्ट हुआ था, तो कौन सा बम ब्लास्ट में आप वो चपेट में आए थे या उस समय पे कहाँ पे मौजूद थे और यह घटना कैसे हुई। आइए हम पूरी जानकारी उनसे ही लेते हैं। वो दिन जो 12 मार्च 1993 पे बम ब्लास्ट हुआ था, 1:20 को मैं जस्ट उधर से पास हो रहा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अंदर जाने का था। इसके पहले अचानक ब्लास्ट हुआ और मैं एकदम उड़ गया। तभी 2-5 मिनट के लिए कुछ मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ क्या नहीं। एकदम बड़ा धमाका था और मेरे साथ में कम से कम 500-700 से ज़्यादा लोग भी ये चपेट में आ गए थे। और मैंने जब भी ब्लास्ट में से अनकॉन्शियस हो गया था तो आफ्टर कॉन्शियसनेस आई और तभी मैंने देखा भान में आने के बाद, तो मेरा जो राइट साइड जो है वो 95% निकल चुका था, हाथ जो है निकल चुका था। ये फेस जो दिखता है वो पूरा स्मैश हो गया था। ये जो कान दिखता है वो भी नीचे आ गया था, अंदर का ड्रम टूट गया था, रिब्स टूट गई थी, लंग्स फट गए थे। पूरा बॉडी जो राइट साइड का था वो स्मैश हो गया था, इंजर्ड हो गया था। और वो देखने के बाद मैंने देखा कि इसमें बचने का कोई चांस नहीं है। 2 लीटर से भी कम ब्लड था बॉडी के अंदर में और पूरा जो बॉडी है उसके ऊपर हज़ारों कांच के टुकड़े थे, हज़ारों कांच के टुकड़े और 12-12 mm के टुकड़े थे। और वो ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। तो मैंने तुरंत ही आजू बाजू में देखा तो वो जो मंजर था वो ऐसा मंजर था कि जैसा वो महाभारत का युद्ध होता है तभी लोग कितने मर जाते हैं, ऐसा ही माहौल था। ब्लड की नदी थी, कांच का बारिश था और उसके अंदर में से मैंने सोचा कि अभी मुझे बाहर निकलना है तो कैसे निकलूं। और मुझे तुरंत थोड़ा कोई भी हेल्प चाहिए था, मगर कुछ हेल्प करने के लिए कोई आदमी भी नहीं था ऐसा कि मुझे हेल्प बता, जिंदा आदमी कोई उधर था नहीं। तभी थोड़े देर के बाद मैं उधर से घिसक के एक जो स्टेयरकेस है यूनियन बैंक का उधर आया। उधर एक मेरा फ्रेंड आया, उसने मुझे बताया कि भाई अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैं बोला कि तू टैक्सी पकड़ या तो मुझे लेके चल, मगर वो टाइम पे कोई टैक्सी वगैरह कुछ नहीं था। कैसे भी करके एक टैक्सी आई और उसने तुरंत मुझे बोला कि सर मैं चलो आपको लेके चलता हूँ। और उधर मैं वो टैक्सी में बैठ के हॉस्पिटल गए, मगर 2-3 हॉस्पिटल घूमे, किधर भी जगह नहीं थी। वो छोटे छोटे जो लोगों को लग गया था 500 फीट दूर खड़े थे, उसको थोड़ा जो काट लग गया था वो जाके हॉस्पिटल भर दिए थे। तो जो सीरियस हमारे जैसे लोग थे उनको भर्ती करने के लिए जगह नहीं थी। और उधर जैसे ही अंदर गया, 2 हॉस्पिटल घूमने के बाद तीसरा हॉस्पिटल जो जीटी हॉस्पिटल है उसके अंदर मैं ज़बरदस्ती भर्ती हुआ। फर्स्ट बेड के पास जाके बैठा, उसमें एक आदमी सोया हुआ था। जैसे डॉक्टर आए उसने देखा तो वो जो आदमी था वो मर गया था, उसको कुछ लगा भी नहीं था, तो भी उसको शौक से मर गया था। तो डॉक्टर ने उसको उठाया और मेरी जगह हुई और बाद में फर्स्ट एड हुआ। थोड़ा बाद में डॉक्टर ने बोला कि भाई ये ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, मगर इधर अभी कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं। और उसमें एक डॉक्टर कोई आया जिसने ये सारी चीज़ जो लगी थी, उसने बोला कि आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, तो मुझे ये ऑपरेशन आपका इमीडिएटली करना है। और उसके अंदर में एक चीज़ है कि भाई आपके अंदर में ब्लड नहीं है, तो मैं ब्लड नहीं है तो हीमोग्लोबिन भी कम है, तो आपको मैं एनेस्थीसिया दे नहीं सकता हूँ। विदाउट एनेस्थीसिया लाइव ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर में हिम्मत है तो मैं एकदम अच्छा काम करके दे दूंगा और आप मुझे याद करोगे। वो हिसाब से सारी बातें हुई और उसने तुरंत मैंने बताया कि भाई हम लोग जैन लोग हैं और अंदर से मैंने सोचा कि आत्मा और शरीर अलग रहता, हमारी जो थियरी है, तो अगर ऐसा है तो मुझे क्यों पेन होगा, ऐसा समझ के मैंने उनको तुरंत मर्जी करके बोल दिया कि भाई आप
ऑपरेशन चालू करो जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। ऐसा करके उसने ऑपरेशन चालू किया कि पूरा अंदर से 90 से ज़्यादा स्टिचिंग लेके उसने अच्छा से अच्छा काम करके दिया। फिर एकदम वापस बॉडी बिगड़ने लगा, हालत ख़राब होने लगी, तो उसने बोला कि कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि इसमें अभी कोई दूसरा हॉस्पिटल जाएंगे तो तुरंत काम होने वाला नहीं, उधर भी ऐसा ही हालत होगा। हमने सोचा कि हिंदुजा हॉस्पिटल जाते। तुरंत उधर एक मेरा फ्रेंड जो चंद्रकांत करके वो लोग आ गए थे, उसके साथ में हम लोग मेरे फैमिली वाले भी बाद में आ गए, सारे लोग आ गए। उसके बाद हम लोग हिंदुजा हॉस्पिटल उधर से गए और हिंदुजा हॉस्पिटल जाके वापस फर्स्ट एड और पूरा ब्लड चढ़ा। उसके बाद एक के बाद एक ऑपरेशन चालू हुआ और वो ऑपरेशन के अंदर में बहुत मेजर ऑपरेशन था, कम से कम 40 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए और 6-7 साल तक ये सब सिलसिला चला। और आज आपके सामने हूँ। फिर भी आज के डेट में भी अभी भी बहुत सारे ग्लासेस बॉडी में है, बहुत सारा ऑपरेशन अभी बाकी है, बहुत सारी जगह पे ऑपरेशंस भी करने का बाकी है और ये सिलसिला कब रुकेगा वो मालूम नहीं पड़ता है और कब होगा वो भी नहीं मालूम पड़ता है। अभी तक कितने ऑपरेशन हो चुके हैं आपके? कम से कम 40 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी कितना होगा वो नहीं मालूम। अभी तक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कुछ फैसिलिटी आपको मिली है या नहीं? महाराष्ट्र सरकार की जो बात करें तो उसमें से कोई भी एमएलए एमपी कॉरपोरेटर या वगैरह जो भी होते हैं, उसमें से कोई भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से जो ऑफिशियली आके पूछे कि भाई आपको क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमने बहुत सारी जगह पे राइटिंग में लेटर्स दिए हैं। वो एवरी ईयर जो 93 के बाद आज कम से कम 19 साल होने को आया, 19 साल से एवरी ईयर ये सारे चलता रहता है, ऑपरेशन इंटरव्यूज चलते रहते हैं, मगर आज के डेट में अभी भी इसका कोई न्याय नहीं मिला है। हम लोगों को जो कॉम्पेंसेशन होना चाहिए वो नहीं मिला है। आज मेरा 40 लाख से ज़्यादा वो टाइम पे खर्चा हो गया, अभी भी और खर्चा चल रहा है, कब तक चलेगा, कितना कितना खर्चा होगा वो भी नहीं मालूम। मगर गवर्नमेंट की ओर से जीरो पेमेंट रिसीव्ड हुआ है और गवर्नमेंट की ओर से जो सपोर्ट होना चाहिए वो भी कुछ हुआ नहीं है। कुछ भी ऑफिशियल जो होना चाहिए ना वो कुछ हुआ नहीं है। बातें चली है, बहुत सारे एमएलए एमपी वगैरह सब इंटरव्यूज़ में, लाइव इंटरव्यू में, टीवी चैनल में, घर पे सब आके वादा करके गए, मगर हुआ नहीं है। और मैंने राइटिंग में भी वो टाइम से लेके आज तक हर एक प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, होम मिनिस्टर को भी लिखा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को भी लिखा है, मगर उसका कुछ जवाब नहीं है। खाली इतना आता है, वी हैव रिसीव्ड, आपकी एप्लीकेशन मुझे मिली, हम लोग देखेंगे, बस, नथिंग एल्स। उसके ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आज के दिन को मुंबई में लोग ब्लैक डे मनाते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं जिन जो अभी बच चुके हैं उसमें से ऑपरेशन के दौरान। तो उन लोगों के लिए अभी तक जो हमेशा वो ब्लैक डे मनाते हैं, तो क्या खाली वो दिखावा है या फिर रियल में भी कुछ है? ये रियल में दिखावा ही है, क्योंकि हर एक दिन की जो बरसी आती है कोई भी चीज़ की, तो उसमें हम लोग फूल चढ़ा देते हैं और उसके बाद कुछ होता नहीं है। टीवी में उसका न्यूज़ आ जाता है कि इसने जाके उधर उनकी बरसी पे फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि करके याद किया, मगर वो और कुछ होता नहीं है और कोई करना ही नहीं चाहते। एक्चुअली देखा जावे तो किसी को सामान्य पब्लिक के लिए गवर्नमेंट को पड़ी नहीं है, ये उसके ऊपर से मालूम पड़ता है। मैंने 2 साल पहले NHRC दिल्ली जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं उसको भी राइटिंग में एप्लीकेशन दिया और NHRC ने जो हमारे उत्सव बेंच करके दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील है उनके द्वारा उधर एप्लीकेशन फाइल किया, तो भी उधर से जो 1 महीने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर एक लेटर आया कि इनके लिए कुछ करो, तो भी आज तक अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो उसका मतलब यही हुआ कि कोई भी मुहर जो हम लोग एप्लीकेशन हमारी रजूआत करते हैं उसका कुछ वो खाली टेबल में पड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं होता है। और अगर समझो 1-2 बार किसी ने बुला भी लिया तो बाद में आगे कोई एक्शन नहीं होता है। यही तो उसका एग्जाम्पल है कि 29 ईयर्स हो गया, आज तक उसका मुआवजा के बारे में कोई बात करने को नहीं आया, तो उसका मतलब क्या है? यही तो चीज़ बताती है कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, उनको कुछ करना ही नहीं है। वो गवर्नमेंट कुछ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पब्लिक को भूल जाती है और अपने अंदर अंदर के पॉलिटिक्स में पब्लिक का कुछ काम होता नहीं है। ये तो आपने अलग अलग तरीके से आपने गुहार लगाया, पत्र व्यवहार किए। अभी इसमें महाविकास आघाड़ी सरकार गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं अभी? हम कम से कम उम्मीद रखते हैं कि कम से कम महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार है। 93 में जब भी ब्लास्ट हुआ तभी भी सामना पेपर में 94 में
फर्स्ट पेज पे मेरा रिपोर्ट आया था और उसमें उन्होंने पूरा रिपोर्ट निकाला था। तो उसके बाद कम से कम मेरे ख्याल से 2013-14 में लोकसभा के स्पीकर थे डॉक्टर मनोहर जोशी, वो भी मुझे एक इंटरव्यू में मिल गए थे और उन्होंने तभी बोला था, वो टाइम पे पृथ्वीराज चौहान जी सीएम थे महाराष्ट्र के, कि मैं उनको लेटर लिखता हूँ और आपका न्याय जरूर दिलाऊंगा, आपको कंपनसेशन भी दिलाऊंगा। मुझे अभी तक मालूम नहीं था, मगर उसने रियल में लेटर भी लिखा, मुझे उसका कॉपी भी भेजा, मगर उसके बाद कुछ हुआ नहीं और बाद में कोई कांटेक्ट में आते नहीं है, कोई जवाब देते नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उधर शिवसेना के लीडर्स ने इसके लिए कुछ काम नहीं किया, मगर काम खाली फाइलिंग पेपर्स का, बाकी कुछ होता नहीं है। सामने कभी मुझे ऐसा बुलाया नहीं गया सीएम की ओर से कि आप आओ, आपका क्या प्रॉब्लम है, मैं हल करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सीएम उद्धव ठाकरे जी से कि आप तो महाराष्ट्र के सीएम हो, आज हम इतने सालों से ऐसे तकलीफ़ में हैं, तो आपको हमको हमारी याद क्यों नहीं आती है? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो एक ऐसे आदमी से मिल के उनका जो जवाब दे के उनका प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं किया जाता है? नॉट ओनली मी, मैं खाली मेरी बात नहीं करता हूँ, ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम बहुत सारे होंगे, तो ये सारे लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। आज मैं तो थोड़ा सक्षम होकर आपके सामने बोलने के लिए भी ताकत रखता हूँ, मगर बाकी के लोग तो बेचारे बोलने के लिए भी ताकत नहीं है। उनका तो क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता। हमारे जैसे लोग जो बोल भी सकते एवरी ईयर इंटरव्यू भी देते और इतने सारे लेटर्स भी सबको, प्राइम मिनिस्टर को लिखते हैं, सिर्फ सीएम को लिखते हैं सबको, तो भी कुछ नहीं होता है। तो बाकी के लोगों का क्या होगा हालत, और वो मुझे चिंता है। अब मुंबई में एक से एक बढ़कर के ट्रस्ट हैं, क्या ट्रस्टियों की तरफ से कुछ आपको सुविधा मिली यहाँ पे? नहीं, ट्रस्ट की ओर से नहीं मिल सकते, क्योंकि क्या है, ये अलग केस है। उसमें हो सकता है दूसरे कोई भी चीज़ होते तो उसमें ट्रस्टी लोग आते नहीं, हैं। समाज सेवा की बात करते हैं ट्रस्ट लोग, लेकिन समाज सेवा के नाम पे क्या आपको ट्रस्टियों ने कुछ सुविधा पहुँचाई है? नहीं, अभी तक कोई ट्रस्टी वाले ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, या तो हम लोग भी नहीं गए हैं। हमारा तो एक ही मकसद है, ट्रस्टी करे वो एक बात अलग होती है, मगर वो क्यों करे, वो भले दूसरा कुछ काम करे। हम तो मांगते गवर्नमेंट से हमारा न्याय। क्यों इतने साल हो गया गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती है, तो बाकी के लोगों को हम कैसे बोल सकते हैं और क्यों बोले? क्योंकि मेन जवाबदारी किसकी है? ये पब्लिक की जवाबदारी है, गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है और नेशनल जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसकी भी है, दोनों की है। महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये काम करना चाहिए और उनको ऐसा कोई कमेटी भी बिठाना चाहिए कि ये कभी भी ऐसे हादसे होते हैं तो ये कमेटी उसमें काम करे, तो गवर्नमेंट को मालूम पड़े। आज इतने सारे पेपर में भी आया तो भी क्या ऐसा थोड़ा है कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि ये आदमी ऐसा हैरान हो रहा है, इतने सालों से बोल रहे हैं तो भी कुछ होता नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि चीफ जस्टिस को भी इसके अंदर में बोलना चाहिए कि आप लोग ने अभी तक ये जो विक्टिम्स है उनके लिए कुछ किया क्यों नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस वगैरह बहुत सारे मैटरों में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें क्यों नहीं होते? मुझे उसका भी सरप्राइज होता है कि वो लोग भी ये गवर्नमेंट को क्यों ऐसा बोलते नहीं है ज़ोर से कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो इतने सालों से, वो भी करना चाहिए। लोग फोटो बैनर बना करके जगह जगह पे ब्लैक डे मनाते हैं, आपके यहाँ पे कोई यहाँ आज मिलने के लिए आया है? नहीं, गवर्नमेंट की ओर से कोई नहीं आया है। बाकी सब चैनल वाले आते हैं, पेपर्स वाले आते हैं, वो सारे इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो सब आते हैं, वो कंटिन्यूसली काम करते हैं। ये सब 12 मार्च आती है तभी वो दिन के लिए करते हैं, बाद में मीडिया वाले भी भूल जाते हैं, पेपर वाले भी भूल जाते हैं। वो लोग 13 मार्च को और कोई नया कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ जाता है तो वो लोग उसमें लग जाते हैं। किसी को इसके लिए सीरियसनेस नहीं है, होनी जो चाहिए ना वो नहीं है। अगर मीडिया अगर इसके पीछे लग जाए तो सीएम को क्या, पीएम को भी इधर आना पड़ेगा। अभी तक आप लगातार 29 सालों से गुहार लगा रहे हैं गवर्नमेंट से, आपको जिस चीज़ के लिए गुहार लगा रहे हैं वो सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे या किस तरह की हेल्प चाहते हैं? हम लोग तो हेल्प चाहते हैं कि भाई हम कम से कम हमारा जो लाखों रुपए का कंपनसेशन बनता है, करोड़ों रुपए का, वो देना चाहिए कम से कम। उसके बाद अगर एक कमेटी बननी चाहिए कि ऐसा कभी भी हादसा होता है तो वो हादसे में क्या काम करना चाहिए, वो कमेटी के जो चेयरमैन वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट को सुझाव देवे
अगर चाहिए तो मैं फ्री ऑफ चार्ज में वो कमेटी में काम करने के लिए भी तैयार हूँ लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो आज के डेट में भी समाज सेवा तो करते ही है। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग लायंस क्लब वगैरह में भी वगैरह के द्वारा बहुत सारी हेल्प हम लोग दूसरे को करते ही है। तो हमारा तो नेचर ही है कि हेल्प करना चाहिए हम लोगों को, तो ये हेल्प करते ही रहेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियली कुछ बोलेंगे तो हम लोग उसके लिए भी काम करेंगे, और ऐसा हादसा कभी भी होता है तो हम लोग पूरा चेकलिस्ट बना के गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और उसकी मदद एक एक आदमी को मिले उसके लिए भी बोल सकते हैं, उसका सुझाव भी दे सकते हैं। हम तो बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट को खुद के पॉकेट से भी 1 रुपया नहीं निकलना पड़े, वो हिसाब से अगर टाटा बिरला या हिंदुजा या तो धीरूभाई अंबानी वगैरह जो भी लोग हैं उनको अगर एक गवर्नमेंट बोल देवे कि ऐसा हादसा होता है तो ये सारे जो विक्टिम्स है उनको हॉस्पिटल में लेके जाने का, उसका खर्चा करने का और उसको बाद में नौकरी या धंधा दिलाने का सब काम आप करो, और उसके अंदर में आपका जो खर्चा हो जाता है वो सब 100% टैक्स रिलीफ से माफ़ कर दो, तो उनको भी खर्चा नहीं हुआ और गवर्नमेंट के पॉकेट से भी कुछ नहीं निकालना पड़ा। ऐसा सारे सुझाव भी हमारे पास है, मगर गवर्नमेंट को ये सुझाव पेपर में 50 बार मैंने दिया हुआ है तो भी आज के डेट में कोई कुछ करता नहीं। सिक्योरिटी के बारे में भी बोला है, 93 से मैं बोल के आऊँ कि आतंकवादी आते कैसे, आपको सीसी कैमरा चारों बाजू में लगाना चाहिए। 94 में जब भी किसी को मालूम भी नहीं था कि सीसी कैमरा लगाना चाहिए, तभी से मैं बोल के आऊँ कि सिक्योरिटी जो बॉम्बे की होनी चाहिए हाई अलर्ट के हिसाब से, वो कुछ नहीं है। 94 से लेके आज तक अभी भी हाईवे पे नहीं लगा है, रेलवे स्टेशनों पे भी पूरा सीसी कैमरा जो लगना चाहिए वो भी नहीं लगा है। अच्छे अच्छे जो अपने बड़े स्थल है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वो कोई भी जगह पे पूरा सिक्योरिटी के हिसाब से सीसी कैमरा लगा नहीं है। आज भी आतंकवाद आके अगर फिर से करके जाएगा हमला तो मैं नहीं मानता हूँ कि हम लोग सक्षम हैं, और उसके बारे में आगे सीरियसनेस किसको है नहीं। खाली बस एक दूसरे के कुर्सी बचाने के चक्कर में पब्लिक हैरान हो रही है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। ये अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए और वो डिपार्टमेंट का मीटिंग्स होनी चाहिए और डिपार्टमेंट सुझाव देवे सीएम को ये काम करना है और वो काम सीएम को करना चाहिए, जो आज के डेट में हो नहीं रहा है। कोई भी सीएम नहीं किया, मैं खाली शिवसेना नहीं बोलता हूँ, इवन बीजेपी को भी नहीं किया है या किसी ने भी नहीं किया। कांग्रेस ने तो किया ही नहीं कुछ, मगर कांग्रेस के ज़माने से लेके ये ब्लास्ट चलता है। शरद पवार जी वो टाइम पे भी थे और आज भी शरद पवार जी कुर्सी पे है, तो भी उन्होंने कुछ इसके बारे में नहीं किया है, तो नहीं किया बस। तो वो तो सब लोगों ने नहीं किया, कोई भी पार्टी ने नहीं किया, मेरा कहने का वही है। आप लगातार से मांग कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही, फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम तो जो एवरी ईयर करते आए हैं, वापस पीएम को, सीएम को और होम मिनिस्टर को एनएचआरसी में वापस हम लोग गुहार लगाएंगे, वापस एप्लीकेशन देंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये सिलसिला ऐसे कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक चलता रहेगा, उसके बाद तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि आज के डेट में मेरे अलावा बम ब्लास्ट विक्टिम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो आपको इंटरव्यू देने के लिए भी राजी है। ऐसे जिंदा तो कम है, बहुत हार्डली मुझे लगता है कि 100 में से 2 लोग या 5 लोग जिंदा होंगे, मगर वो लोग भी ऐसा समझ गए कि ये करने से अपना कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो हम लोग क्यों करें। मैं खाली मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ, जितने भी विक्टिम्स है उसके लिए कर रहा हूँ। और बाद में भी ऐसा हादसा कभी समझो हुआ तो भी ये पूरी सिस्टम बिठाना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ होती है उसमें सिस्टम होनी चाहिए। आज अपन ड्राइविंग करते हैं तो भी लेफ्ट राइट में सिस्टम है कि लेफ्ट में चलने का, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो सिस्टम जो बैठाई, ऐसे सिस्टम इसमें भी बिठाना चाहिए कि ऐसा हादसा होता है तो यही चीज़ करनी है, फटाफट हो जाती है, वो करना चाहिए। आज यूक्रेन जैसा इधर समझो कोई बॉम्बे में हो गया तो हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, कोई बंकर भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। यूक्रेन वाले जो बच रहे हैं या तो मर रहे तो उसकी वजह से मर रहे। तो आज ऐसा हादसा कम जो समझो बॉम्बे में हो गया तो हम लोग कैसे सेफ है। सेफ्टी के बारे में कुछ जो बोलना चाहिए ना वो कुछ है ही नहीं। अभी तक आप खुद के खर्चे से आप यहाँ पे तक आप बैठे हैं, आप जिंदा हैं, तो आपका घर परिवार कैसे चलता है? आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं या फिर आप कैसे अपना खर्चा मेंटेन कर पा रहे हैं? वो टाइम पे तो जब ये बम ब्लास्ट हुआ तभी 2 बच्चे थे, 6 और 7 साल के। आज उसको तो उनकी लाइफस्टाइल मिली नहीं, उनको जो पढ़ाने का था, एजुकेशन देना था, जो मेरी इच्छा थी वो सब कुछ हुआ नहीं। फैमिली को जो लाइफस्टाइल देना था वो दे पाए, मगर धीरे धीरे करके हम लोगों ने दिन निकाले, छोटा मोटा काम करके। आज बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे बड़े होके अभी वो घर चला रहे और हम लोग भी हमारे से जो होता है वो काम करते रहते। अभी इस वक्त केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी जी इस भारत देश को लीड कर रहे हैं, क्या उनके तक आपकी बात ही नहीं पहुंच पाई या फिर आपके साथ अभी तक क्यों आपका हेल्प नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो बाहर जाकर के
लोगों को हेल्प कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मामलों पर सबसे आगे रहते हैं, तो आपका क्यों नहीं हो हेल्प हो पा रहा है? ऐसा नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को 2 साल से लेटर लिख रहा हूँ। उधर से उनकी ऑफिस से, पीएम ऑफिस जो बोलते हैं ना, उसका जवाब भी आता है कि ये देखो ये है कि पीएम ऑफिस से जवाब है कि वी हैव नोटेड एंड वी हैव फॉरवर्डेड टू सीएम महाराष्ट्र। तो एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो उसके बाद काम करना चाहिए वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं कर रही है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात जो है ना एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नहीं गई है। अगर ये नरेंद्र मोदी जी के हाथ में अगर ये बात गई और उसने ये देख लिया कि ये आदमी ऐसा है, उनको इतनी परेशानियां हैं और गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प नहीं किया है, तो तुरंत बुला के वो काम करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मगर उनके हाथ तक पहुँचावे कौन? उनको खुद को ये मालूम पड़ना मांगता है कि एक ऐसी एप्लीकेशन आई है और किसी ने उसका आगे भेजा नहीं है, तो ये भेज ही नहीं रहे कोई आगे। और इधर सीएम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को आता है तो उनके सेक्रेटरी के ड्रॉर में पड़ा रहता है, उधर से भी कुछ आगे नहीं बढ़ता है। तो बात ऐसी होती है कि हम लोग कहीं भी गोर लगाते हैं, मगर उसका आगे जाके जो फॉलोअप होना चाहिए वो कोई कर नहीं रहा है और हमको करने नहीं देते। तो हम लोग बार बार यही काम करते रहे और कभी होगा क्या मालूम। तो अभी मैं इस साल पे ट्विटर पे भी ये वीडियो रखने वाला हूँ और आगे देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से ये बात मिलती है कि नहीं, क्योंकि वो बाहर के लोगों को, आउट ऑफ इंडिया के लोगों को कुछ भी हेल्प करनी है तो भी करते। बीच में वीडियो आया था, कोई एक छोटा बच्चा को कुछ प्रॉब्लम था तो उसने उनको भी हेल्प किया था, वो अपने इंडिया का नहीं था तो भी। तो फिर इंडिया वाले को, और ख़ास करके हम लोग गुजराती भी है तो हम लोगों को तो करना ही चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। तो ये साल पे देखता हूँ कि कुछ होगा, आपके वीडियो के द्वारा कुछ हो सकता है तो मुझे अच्छा लगेगा। उस समय जो बम ब्लास्ट हुआ था, मॉब लिंचिंग के केस में अभी नवाब मलिक जी गिरफ्तार हुए हैं, तो ये केस बहुत तेज़ी से चल रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए है, लेकिन आप जैसे लोगों का ये लोग आवाज़ क्यों नहीं बनते हैं? देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही मूवमेंट चलाई है नवाब मलिक के लिए, और वो 1993 के बम ब्लास्ट के जो गुनहगार थे दाऊद इब्राहिम, उनको नवाब मलिक हेल्प कर रहे थे ऐसा महसूस हुआ है और ऐसे ही बातें आई है। तो उनके पीछे पड़े वो तो उसका पूरा का पूरा देवेंद्र फडणवीस रास्ता निकालेंगे ही। मगर मैं देवेंद्र फडणवीस जी को ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप ये जो नवाब मलिक के लिए कर रहे हो तो वाई नॉट यू डू फॉर अवर अस ऑल्सो, हमारे जैसे विक्टिम्स के लिए भी ध्यान दो और उसके बारे में भी ये आज के गवर्नमेंट से या तो अपने भारत देश के प्रधानमंत्री से काम लेके ये मामला सुलटाओ, वो भी काम करना चाहिए। खाली हम लोग दूसरे के लिए काम करते हैं तो अपने लोगों के लिए तो काम करो। जब ऐसे ऐसे सेलिब्रिटियों के लिए धरने, आंदोलन, तरह तरह के दिखावे किए जाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटी नहीं है ना। हम लोग सेलिब्रिटी अगर होते तो कुछ काम आगे होता था। हम तो सामान्य आदमी, आम आदमी है। आम आदमी का कौन सुनता है? आम आदमी के लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। इसके लिए हम लोगों के लिए कुछ सेलिब्रिटी आएगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं उस होगा। समय आपके घर पे गवर्नमेंट का अनुयायी कोई आपके पास आया था आपको दिलासा देने या फिर आपसे मिलने? वो टाइम पे एक्चुअली डायरेक्टली कोई नहीं आया था, मगर टीवी चैनल पे जो लाइव इंटरव्यू होता है पैनल पे वो लोग आए थे। उसके बाद वो लोग ने बोला कि हम लोग आपके घर पे आएंगे, आपको मिलेंगे। तो उसमें वो टाइम पे रेणुका चौधरी जो कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी दिल्ली से, उसने खाली टीवी पे लाइव इंटरव्यू पे बोला था कि मैं एक माँ हूँ, मुझे फीलिंग्स है और मैं आपके लिए डेफिनेटली काम करके उधर से पीएम को मैं बताऊँगी। मगर उन्होंने 2 बार मुझे दिल्ली भी बुलाया मगर वो बाद में मिल नहीं पाई और बाद में कुछ काम नहीं हुआ, बाद में फ़ोन भी नहीं उठाया। उसके बाद हमारा कृपा शंकर सिंह जो वो टाइम पे गवर्नमेंट में थे, शायद होम मिनिस्टर थे, वो भी मुझे एक लाइव टीवी चैनल पे मिल गए थे। उसने भी बोला कि मैं आपका काम 15 दिन में कर दूंगा। मगर आज 15 साल हो गया तो भी कुछ हुआ नहीं। वो घर पे भी आए थे, बैठ के गए थे, दिलासा दे के गए थे। उन्होंने रियल में कुछ करने की सोची मगर बाद में को कर नहीं पाए। वो मुझे मुरली देवरा जी के पास भी लेके गए थे मगर मुरली देवरा ने भी कुछ काम नहीं किया। और संजय निरुपम जी भी सत्ता पे थे, इधर के हमारे एरिया के एमपी थे, उसने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि मैं भी काम करना चाहता हूँ। सबको हमदर्दी थी मगर कोई करना
आगे चाहते नहीं थे, या तो कर नहीं पाए, या तो भूल जाते थे, या तो उनको पड़ी नहीं है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आए तो बहुत लोग, वो टीवी चैनल पे भी बहुत आए, बाद में घर पे भी आए, कहीं मगर कहीं ऐसा तो नहीं उस समय सहानुभूति लेने के लिए टीवी चैनल पे आने के लिए लोग आपके पास आ रहे थे मिलने के लिए कि मैं भी टीवी पे आ जाऊंगा? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनको वो इतना वो ज़रूरी नहीं होता है। मगर पैनल पे जब भी मुझे बुलाते हैं, तो सामने मुझे बुलाते हैं, तो पैनल पे वो लोग बुलाते हैं मिनिस्टर को या कोई अच्छे जो लीडर होते हैं, ताकि उनसे क्वेश्चन पूछ सके और मैं उनका क्वेश्चन करके उसका जवाब मिले, मेरे लिए कुछ होए। इसके लिए चैनल वाले ही उनको बुलाते हैं और वो आके बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग चैनल पे आ गए, मगर किसी ने उसके बाद काम नहीं किया। जब काम नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? वो बस रसमलाई कर लेते हैं टीवी पे, या तो आके दिलासा दे देते हैं, बाद में भूल जाते हैं, फिर नए काम में लग जाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स में या तो अपने जो काम होते हैं उसमें लग जाते हैं, और काम नहीं होता है कुछ। अभी हमारे साथ कीर्ति अजमेरा जी की बेटी हमारे साथ में है। हम आइए उनसे भी जानते हैं कि उस समय जब इनको घटना के बारे में सूचना कैसे मिली थी, या उस समय कितने वर्ष की थी, या उस समय जब इनको जब मालूम हुआ था इस घटना के बारे में, तो उस समय क्या महसूस कर रही थी, या उस समय क्या सोच रही थी? एक्चुअली जब ही पापा का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तभी मैं तो खाली 7 साल की थी, तो मुझे तो ये नहीं पता है कि महसूस जैसा क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता चलता था कि हम हमारे पापा को रोज़ देखते हैं घर आते टाइम। लेकिन वो 93 बॉम्ब ब्लास्ट में 12 मार्च के बाद मैंने उनको कंटिन्यूटी 8 महीने तक उनको मैंने नहीं देखा था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और मेन बात तो ये है कि हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, ये सब तो दूसरी मैटर हो जाती है। लेकिन जो हमारा बचपन था, जो बचपन में माँ बाप उन लोग के साथ बैठते हैं, उनके साथ बैठ के माँ बाप की बच्चों लोग, हर एक बच्चे को माँ बाप चाहिए होता है। और वो टाइम पे मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि मेरी मम्मी वीक में एक ही बार हॉस्पिटल से आती थी, वो भी हम लोग को मिलने के लिए कि भाई कैसे है कैसे नहीं। और मेन है कि मेरे पापा की 29 साल ज़िंदगी पीछे चली गई, यानी उनमें जो रजिस्टर पावर था, जब वो यंग थे, जब वो बहुत कुछ कर सकते थे, तभी उनका बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और अभी उनकी 67 ईयर्स की उनकी अभी एज हो गई है, तो अभी वो बॉम्ब ब्लास्ट की असर अभी धीरे धीरे इतना उनको बॉडी में पेन है कि वो पहले कभी कंप्लेन नहीं करते थे, लगे अभी उनको ही इतना पेन हो रहा है कि वो हम लोग देख देख के हम लोग को भी दिल जलता है कि अभी 29 साल इस बहुत ही लंबा सफ़र उन्होंने स्ट्रगल की है। तो अब तो गवर्नमेंट को जागना चाहिए, क्योंकि हमने उनको पेन में देखा है। जैसे कि एक कांच का टुकड़ा भी अगर आपके पैर में लगता है तो हम लोग 2 दिन तक बाहर नहीं जाते हैं, तो इनके बॉडी में तो असंख्य कांच है जो रोज़ वो खुद महसूस करते हैं। तो गवर्नमेंट को ये बात जल्द से जल्द, इतने सारे इंटरव्यू में एक इंटरव्यू उन तक कैसे नहीं पहुंचा है? अगर वो ये ऐसे न्यूज़ नहीं देखते हैं तो फिर कैसे न्यूज़ देखते हैं? हर एक गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी को पिंच नहीं करना चाहती, कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना, क्योंकि हमारे लिए ये सब मैटर नहीं करता है। हमारे लिए मैटर करता है कि अभी तक 29 साल का सॉल्यूशन क्यों नहीं आया। और अभी हमें नरेंद्र मोदी सर से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि वो एटलीस्ट हमें मिलने बुलाए, हमें मिल के हम लोग को हमारी बातें सुने कि 29 साल में हम लोग ने क्या क्या सफ़र, हम लोग ने क्या क्या पेन, क्या स्ट्रगल की है, एक बार बुलाए। बस ये मेरी बहुत ही दिल से इच्छा है। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखती हूँ सिवाय के नरेंद्र मोदी जी। मेरी वो सर से बहुत ही रिक्वेस्ट है दिल से कि प्लीज़ ये न्यूज़ अगर आपको दिखे या हमें प्लीज़ बुलाइए। अभी तक लगातार आपके पिताजी 29 सालों से लगातार इस मैटर को फॉलोअप कर रहे हैं और उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, तो आप कैसे उम्मीद कर सकती है नरेंद्र मोदी जी से? क्योंकि वो अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंची है। अगर उन्हें पता चलता कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिनके 40 ऑपरेशन हो चुके हैं बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे, अगर उन तक बात पहुंचती तो वो डेफिनेटली, मुझे लगता है कि वो हमें बुलाते ही, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर वो ध्यान देता है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है।
खाली बात यह है कि वहाँ तक बात नहीं पहुँचती। अभी तक का हमने यही देखा है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चैनल पे हमने इंटरव्यू दिए हैं, लाइव इंटरव्यू दिए हैं, मिड डे जैसे बड़े बड़े पेपर में हमने इंटरव्यू दिए हैं, फ्रंट पेज पे इंटरव्यू दिया है। पता नहीं कैसे ये बात को इग्नोर किया जा रहा है। तो अभी ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, फिर आप लगातार लगे हैं तो नहीं पहुँच पा रही, उसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते जब तक पापा ने जैसे बोला, जब तक हम पापा ज़िंदा है तब तक तो ये हम लोग लड़ाई चालू रखेंगे, कभी ना कभी तो न्याय मिलेगा। तो ये थे उस समय जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय घटना स्थल पे ये भी उस घटना से प्रभावित हुए थे कीर्ति अजमेरा जी। आपने सुना किस तरह से अपनी तकलीफ़ों को लोगों के सामने बयां किए और लगातार 29 सालों से लगातार महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इनको सहयोग सपोर्ट नहीं मिल पाया है। ऐसा क्यों होता है? हर वर्ष शुक्रवार के दिन ब्लैक डे मनाया जाता है और फोटो पर टीवी पर आने के लिए हमेशा ये सब ढोंगबाजी किया जाता है, लेकिन रियल में हकीकत आपने कुछ और ही सुनने को मिला। इससे आज ये साबित हो जाता है कि दिखावा और हकीकत में बहुत अंतर है। तो आप देख रहे थे प्रवासी संदेश खुर्शीद खान के साथ, मैं महेंद्र कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।